सो हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ बाजीगर सीरीज जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस का फोर्थ पार्ट है ये जो आज आपके पास आने वाला है। लास्ट पार्ट में हम क्या कर चुके थे? लास्ट पार्ट में हम लोग कर चुके थे पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है आपका एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और हम पहले भी आपको ये सब चीजें बता चुके हैं कि इस सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हो, फॉलो करते हो, तो आपको बोर्ड में पूरे लाइफ प्रोसेस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो आपका वेटेज है 9 से लेके 12 नंबर का, वो सारा आपका यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हियर excretion, the process of removal of toxic waste from the body of an organism is known as excretion। ठीक है। जो टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से बॉडी में क्या होते हैं? टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। उस टॉक्सिक वेस्ट के रिमूवल वाले प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन इज द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट विच अवर बॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, लेट्स मूव ऑन। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, देखिए एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे अब हम। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। द गैसेस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिसल्स इन द स्टेम एंड रिलीज टू द एयर, ठीक है। तो जो गैसियस वेस्ट होता है प्लांट में, ठीक है, वो क्या होता है? आपका गैसियस वेस्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन होता है। ये सारी चीजें आपके स्टोमेटा या लेंटिसल से प्लांट में से निकल के एयर में चली जाती हैं, ठीक है। तो इनका एक्सक्रिएशन कैसे हो जाता है? सिंपली प्लांट में जो स्टोमेटास होते हैं हमारे, जो लेंटिसल्स होते हैं हमारे, वहां से रिमूव आउट होके एयर में चली जाती हैं, तो इनका एक्सक्रिएशन आराम से हो जाता है यहाँ पर। द प्लांट ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी parts. For example, some of the waste product collected in leaves, bark, fruit of the plant or tree, the plant get rid of these waste products, shading of leaves, peeling of bark, failing of fruits. So when the dead leaves, bark and ripened fruit fall off from the tree, then the waste product contained in them are got rid of, ठीक है। और देखिए और क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के, वो क्या होते हैं? कभी बार्क बन जाती है प्लांट पर, कभी लीव्स, ठीक है, लीव्स होती हैं, कभी कभी क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जब पकने लगती हैं, राइपन स्टेज पे आ जाती हैं, तो प्लांट क्या करता है? लीव को फॉल कर देता है, फ्रूट को अपने आप गिरा देता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी आराम से इनके थ्रू निकल जाते हैं। तो प्लांट क्या करता है? गेट रिड हो जाता है फ्रॉम दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्रिएशन इन एनिमल। एक्सक्रिएशन इन एनिमल में आपको क्या पढ़ना है? एक्सक्रिएशन इन एनिमल में पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ना है एनिमल्स का, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट अरेंजमेंट और ऑर्गन फॉर एक्सक्रिएशन विच डिपेंड अपॉन देयर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम अरेंजमेंट होता है, किसके लिए? एक्सक्रिएशन के लिए, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे उनका एक्सक्रिएशन का टाइप अलग होगा, और जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे उनका एक्सक्रिएशन का टाइप अलग होगा, ठीक है। तो सब में अलग अलग होता है, डिपेंड किस पे करता है? उनके अरेंजमेंट पे, कि उनकी बॉडी का अरेंजमेंट कैसा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसमें पूरा सिस्टम पाया जाएगा एक्सक्रिएशन का, अगर कोई सिंपल है तो उसमें पूरा सिस्टम की जरूरत एक्सक्रिएशन के लिए एज सच होती नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? इन अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा आपका यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, ठीक है। तो ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए आपको पूरे ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं है, मतलब पूरे एक्सक्रिएटरी सिस्टम की नीड नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलर है। अब देखिए, इन अमीबा एंड द अदर सिंगल सेल्डेड एनिमल, द वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, बट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसका अमीबा का बेस प्रोडक्ट है मान लो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? डिफ्यूजन से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा में से डिफ्यूजन से बाहर निकल जाएगी, और जबकि जबकि इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकलता है।
ठीक है, आपने पढ़ा था अमीबा का पूरा न्यूट्रिशन पढ़ा था, अमीबा के पूरे न्यूट्रिशन में एक्सक्रीशन वाला लास्ट वाला डायग्राम देखा था। अमीबा क्या करता था उसमें, अपनी बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर लेता था, मतलब अमीबा करता था अपनी बॉडी को तोड़ लेता था। देखिए कुछ इस तरीके से अगर हम डायग्राम बना के देखें तो अमीबा कुछ इस तरीके से होता था आपका। ठीक है, नेक्स्ट पेज ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर अच्छे से नहीं बन पाएगा। देखिए अमीबा कुछ इस तरीके से होता था आपका। ठीक है, तो आपने देखा था कि लास्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि अमीबा अपने आप को यहाँ से मान लो डिसइंटीग्रेट कर लेता है। ठीक है, और यहाँ से अमीबा क्या करने लगता है, यहाँ से अमीबा अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला वेस्ट मटेरियल है, इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ये कौन सा वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को कैसे निकालेगा, ये अपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकाल देगा। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा इस तरीके से। और जबकि इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, CO2 को कैसे बाहर निकालेगा, CO2 को बाहर निकालेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से CO2 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अमीबा कैसे अपना एक्सक्रिएशन कर रहा है, समझ में आया। अमीबा दो तरीके से अपना एक्सक्रिएशन कर रहा है। अगर वो CO2 को बाहर निकालना चाहता है तो किससे निकालेगा, CO2 को बाहर निकालेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर उसको अपना नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है तो वो कैसे निकालेगा, अपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकालेगा और अपनी बॉडी को डिसइंटीग्रेट करेगा, तब उसका वो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखिए, इन अर्थवर्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रेडिया आर द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। इन एडिशन टू द नेफ्रेडिया द मोइस्ट स्किन ऑफ द अर्थवर्म ऑल्सो एक्ट एज द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। ठीक है, अब जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म पहले तो ये बताओ किस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, हमने पढ़ चुके हैं। अर्थवर्म पाए जाते हैं आपके सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अर्थवर्म में क्या होता है कि अर्थवर्म की जो स्किन होती है ये उससे भी एक्सक्रिएशन करते हैं। ठीक है, अगर इनको गैसेस बाहर निकालनी है तो एक्सक्रिएशन कहां से करेंगे, अपनी मॉइस्ट स्किन से एक्सक्रिएशन करेंगे। अगर इनको नाइट्रोजनस बेस बाहर निकालना है तो किससे करेंगे, नेफ्रेडिया से करेंगे। किससे करेंगे जी, नेफ्रेडिया से करेंगे। तो इनका याद रखना है आपको कि अर्थवॉर्म का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कौन है, नेफ्रेडिया। अर्थवॉर्म का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कौन है, नेफ्रेडिया। सवाल पूछा गया है ये बोर्ड में, PYQ है आपके बोर्ड का ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे आते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन विच function as an excretory unit, about 1 million of nephron taken together to form the excretory organ of the human being called kidney। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में अगर यूनिट ऑफ एक्सक्रिएशन पूछे तो क्या होता है वो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने होते हैं, एक किडनी में लगभग आपको 1 मिलियन नेफ्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन यूनिट ऑफ एक्सक्रिएशन है ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, एक किडनी में कितने मिलेंगे, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में। किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी, आगे आइए। ऑल द टाइम even when we are asleep our body produce waste substance। the major waste produced by human body are carbon dioxide and urea। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करें हम तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि अगर हम कोई काम नहीं कर रहे, सपोज करो अगर हम सो भी रहे हैं ना, तब भी हमारी बॉडी क्या कर रही है, वेस्ट को प्रोड्यूस कर रही है। और ह्यूमन बॉडी में मेनली दो तरीके के वेस्ट पाए जाते हैं, एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है आपका यूरिया। इन्हीं के एक्सक्रिएशन को हमें पढ़ना होता है। तो कार्बन डाई के एक्सक्रिएशन को हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में कि CO2 हमारी बॉडी कैसे बाहर निकालती है। हमें अब क्या पढ़ना है, यहाँ पे यूरिया पढ़ना है कि यूरिया को हमारी बॉडी किस तरीके से बाहर निकालेगी। ठीक है, अवर लंग एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, ये पढ़ चुके हैं हम। Our kidney excrete urea। The kidneys are the main excretory organ of the human body। So the main excretory system in human being involve the kidneys। ठीक है, अब बात करें हम तो देखिए किडनीज क्या है हमारी, किडनी हमारी मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। ह्यूमन बॉडी की मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कौन है, किडनी। अगर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन पूछे तो किडनी, अगर एक्सक्रिएटरी यूनिट पूछे तो नेफ्रॉन। ठीक है, अगर यूनिट की बात कर रहा है वो तो कौन है, फंक्शनल यूनिट कौन है एक्सक्रिएशन की, नेफ्रॉन है। अगर ऑर्गन की पूछ रहा है तो किडनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे आइए। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन, देखिए द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन। क्या क्या ऑर्गन होते हैं, 2 किडनीज,
टू यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरेथ्रा। द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट, सॉल्ट्स, excess water from the blood and excrete them in the form of the yellowish liquid called urine। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करें तो मेन क्या क्या होता है इसमें, एक किडनी पाई जाएगी, ठीक है, और दो यूरेटर पाए जाएंगे, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा, एक यूरेथ्रा। दो किडनी, ठीक है, दो यूरेटर, दो पाइप होंगे, उनको कहते हैं यूरेटर। दो किडनी पाई जाएंगी, दो यूरेटर पाए जाएंगे, एक यूरेथ्रा पाया जाएगा, ठीक है, और एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा। ये चीजें हमारे यहाँ पाई जाएंगी किडनी में, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक। अब देखिए अदर वेज, सॉल्ट, सॉल्ट को, वाटर को, ठीक है, ये ब्लड से बाहर निकालता है और एक येलोइश कलर का फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। डायग्राम में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, किडनी देखने को मिल रही है, ठीक है, दो किडनी देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, डायग्राम में। अब किडनी की अगर पोजीशन की बात करेंगे आप तो देखिए, ठीक है, ये पोजीशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, एक किडनी थोड़ी ऊपर होती है और एक किडनी थोड़ी नीचे होती है। ठीक है सर। ये देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, यूरेटर्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी यूरेटर वाला पाइप है और ये भी यूरेटर वाला पाइप है। ठीक है सर। ठीक है। यूरेटर के वाले के बाद देखिए आप, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है सर, स्टोरेज का काम है सर। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। किसकी स्टोरेज करेगा सर, ये यूरिन को स्टोर करेगा। ठीक है, यूरिन को स्टोर करने का काम कौन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर करेगा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा ओपनिंग है, ठीक है, इट इज अ ओपनिंग, इट इज अ ओपनिंग थ्रू विच यूरिन एक्सक्रीट आउट। ठीक है, वो ओपनिंग जहां से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है उसको क्या कहते हैं हम, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आ गया। दिस इज द रेनल वेन एंड दिस इज द रेनल आर्टरी। ठीक है, एक रेनल वेन होती है, एक रेनल आर्टरी होती है। बढ़ते हैं आगे। ईच किडनी each kidney is made up of large number of excreting unit called nephron। ठीक है, nephron has a cup shaped bag at its upper end which is called woman capsule। The lower end of the woman capsule is tube shaped and it is called tubules। The woman capsule and the tubules taken together to make a nephron। ठीक है, हर किडनी में क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का डायग्राम भी अभी हम देखेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि नेफ्रॉन के ऊपर क्या होता है, एक शी शेप, ठीक है, शी शेप और कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं, हम वुमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, उस वुमेन कैप्सूल के अंदर क्या पाई जाते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी पाई जाएगी। उस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को क्या कहते हैं, हम ग्लोमेरुलर कहते हैं। ठीक है, और ग्लोमेरुलर के नीचे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, उनको कहते हैं हम ट्यूब्यूल्स। ठीक है, डायग्राम में और देखेंगे इसको, आगे आइए। देखिए दिस इज द डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर है, यहां से यूरिन आउट होना है, ठीक है, ये आपका यूरेटर वाला पाइप है, ये रेनल वेन वाला पार्ट है, ठीक है, और ये डर्टी ब्लड एंटर हो रहा है, यहां से क्लीन ब्लड यहां से निकल रहा। ठीक है, ये रेनल आर्टरी हो गई आपकी। ये वाला पार्ट देखिए ग्लोमेरुलर, जो मैं बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, सी शेप स्ट्रक्चर, इसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को ही क्या कह रहे हैं हम, ग्लोमेरुलर कहते हैं। ठीक है, ये जो सी शेप वाला स्ट्रक्चर है, ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम वुमेन कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल। इसके हाथ क्या होते हैं, ऐसे करके ट्यूब्स होते हैं, ऐसे करके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको कहते हैं हम फिर टिब्यूल्स। क्या कहते हैं, टिब्यूल्स कहते हैं इनको। ठीक है सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आइए। ठीक, ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, बोर्ड के लिए तैयार भी करके जाना है। डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन बोर्ड में आपके में आने लगा है, देखिए। ठीक है, डायग्राम में क्या देख रहे हैं हम, ये कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इसको क्या कहते हैं हम, वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल के बाद ये आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस तरीके का डायग्राम होता है ये।
देखिए इस तरीके का कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो टफ टफ कैपिलरी है इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्या होता है आपका ग्लोमेरुलस। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है सर, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, टिब्यूल्स। अब ये जो टिब्यूल्स होता है ये दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है पीसीटी, ये वाला जो टिब्यूल है इसको कहते हैं पीसीटी, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ठीक है, इधर वाला जो टिब्यूल है इसको कहते हैं डीसीटी, डिस्टिल्ट कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, पीसीटी और डीसीटी। पीसीटी फॉर प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, डीसीटी फॉर डिस्टिल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। दिस इज व्हाट, दिस इज द लूप ऑफ हेनल। क्या कहते हैं इसे, लूप, लूप्स ऑफ हेनल, लूप्स ऑफ हेनल कहते हैं इसे। ठीक है जी सर, ठीक है सर। व्हाट इज दिस सर, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है सर, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है जी, ठीक है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो हम होता क्या है कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है ना, इसके जो पाइप होते हैं, एक पाइप थोड़ा ब्रॉड होता है और दूसरा पाइप थोड़ा क्या होता है, थोड़ा उसकी ब्रॉडनेस कम होती है। मतलब वो थोड़ा नैरो होता है, ये थोड़ा ब्रॉड होता है, वो थोड़ा नैरो है, ये थोड़ा ब्रॉड है। अगर इन दोनों पाइप में आप कोई भी लिक्विड डालते हो तो दोनों लिक्विड्स में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इस ब्लड में भी प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहां से ब्लड फिल्टर होकर नीचे जाता है। ठीक है, यहां से क्या होगा, ब्लड फिल्टर होकर फिर नीचे जाने वाला है। फिर यहाँ पे भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। एक और मैकेनिज्म, एक और पाइप इसके साथ चलता है, एक और पाइप इसके साथ पूरे में चलता है ऐसे करके। ठीक है, एक और पूरे में इसके साथ पाइप चल रहा होता है। उस पाइप में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या होता है यहाँ पे, काउंटर करंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो करता है, उसका प्रेशर क्या होता है, उसका प्रेशर कुछ अलग होता है। ठीक है, यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होता है फ्लूइड का, यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होता है। दोनों प्रेशर्स में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। उसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैकेनिज्म कौन सा है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म है सर, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। दोबारा रिकैप करिए, आइए देखिए। व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्लोमेरुलस, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी व्हिच इज प्रेजेंट इन अ कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के जो पाइप है, एक आर्टरी वाला है, एक वेन वाला है। एक पाइप क्या है, उसका जो ल्यूमन है वो ब्रॉड है, दूसरे पाइप का ल्यूमन क्या है, वो नैरो है। दोनों के ल्यूमन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वुमेन कैप्सूल से क्या होता है, ब्लड यहाँ से फिल्टर होके आता है। फिल्टर होने की वजह से, फिल्टर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके के ऐसे ये पाइप चले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पाइप जो चले आ रहे हैं वो दो तरीके के, एक जी हमारे टिब्यूल्स वाले हैं, एक पाइप कौन से हैं जी, टिब्यूल्स वाले। दूसरा क्या कर रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे फ्लूइड जो है उसका डायरेक्शन मान लो इस तरीके से है, तो यहाँ पे फ्लूइड का डायरेक्शन इस तरीके से है। फ्लूइड का डायरेक्शन भी दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है, और दोनों में प्रेशर भी क्या होता है, फ्लूइड का अलग अलग होता है। इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो पाता है। आया समझ में, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन। रेनल फेलियर, रेनल फेलियर, किडनी की मैकेनिज्म समझ में आ गई आपको, किडनी समझ में आ गई आपको। ठीक है, अच्छा, किडनी को और थोड़ा डिटेल में अगर आप समझना चाहो, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में किडनी का डायग्राम समझना चाहो कि सर नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, तो देखिए कहाँ होते हैं नेफ्रॉन। किडनी का डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से किडनी होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से किडनी है, किडनी का इंटरनल डायग्राम हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको किडनी देखने को मिल रही है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए, अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको किडनी में, कि इसमें इस तरीके से प्राइमेट्स है। इस किडनी में क्या है, इस तरीके से सर प्राइमेट बने हुए हैं किडनी में, इस तरीके से सर प्राइमेट बने हुए हैं किडनी में। ठीक है, ठीक है सर, ये प्राइमेट बने हुए हैं सर किडनी में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। इन प्राइमेट्स को क्या कहते हैं, हम इन प्राइमेट्स को कहते हैं रेनल प्राइमेट। क्या कहते हैं, रेनल प्राइमेट्स कहते हैं इनको। ठीक है,
ये होते हैं रेनल प्राइमेट। इन रेनल प्राइमेट में अगर आप देखोगे तो रेनल प्राइमेट में आपको देखने को क्या मिलेगा, रेनल प्राइमेट में आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 3 से लेके 7 हो सकते हैं। एक रेनल प्राइमेट में कितने हो सकते हैं, 3 से लेके 7 हो सकते हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स। ठीक है सर, ठीक है सर। ये रेनल प्राइमेट में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, पूरे रेनल प्राइमेट में है ये। ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, देखिए अब इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं हम, नेफ्रॉन। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं सर। ठीक है, नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब ये नेफ्रॉन को ही आपको डिटेल में पढ़ना था। ठीक है, तो नेफ्रॉन का डायग्राम देखिए, ये रहा नेफ्रॉन का डायग्राम पूरा, ये रहा। वो जो छोटा सा नेफ्रॉन व्हाइट कलर से अभी बनाया था, उसका पूरा मैग्नीफाइड डायग्राम ये है। ठीक है जी, ठीक है, आ गया समझ में। बढ़ते हैं आगे, रेनल फेलियर। रेनल फेलियर में देखिए, रेनल फेलियर किसकी बात करेगा, रेनल फेलियर का मतलब है अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो। ठीक है, रेनल फेलियर एंड द टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल। रेनल फेलियर अगर किसी पेशेंट की मान लीजिए कि दोनों किडनीज फेल हो गई, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, रेनल फेलियर। अब रेनल फेलियर के लिए सर्वाइवल मोड क्या है हमारे पास, मतलब रेनल फेलियर अगर हो जाए तो पेशेंट को कैसे जिंदा रखा जाए। ठीक है, बहुत फेमस बाबा आपने सुने होंगे, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी क्या है, खराब है, तो उनको क्या है, रेनल फेलियर है, उनकी रेनल फेलियर है। ठीक है, और वो रेनल फेलियर उनका है तो सही, उसके लिए वो कोप कैसे कर पा रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस। सुना होगा आपने कि उनकी क्या होती है रोज, डायलाइसिस होती है सर उनकी, उसी की वजह से वो चल पा रहे हैं, और थोड़ी भगवान की कृपा भी है। ठीक, तो देखिए, sometimes sometimes a person kidney may stop working, an infection in the kidneys, an injury to the kidneys, very high blood pressure, very high blood sugar, restricted blood flow to the kidney can damage the kidney, due to which they stop working. Complete failure of the kidney allow the area and other waste product to build up in the blood. Even the amount of water in the body is not regulated. This will cause the death of the patient is not given immediate treatment. ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी किडनी फेल हो जा रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हाई ब्लड शुगर हो जा रहा है, ठीक है, किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की, ठीक है, हाई शुगर हो जा रहा है, तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं किडनी फेल होने के। तो किडनी अगर फेल हो जाती है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छे से होता नहीं है। ब्लड का फिल्ट्रेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होंगे, बॉडी में जमा होते रहेंगे, मतलब यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, और यूरिया बाहर नहीं निकल पाएगा। यूरिया बॉडी में अगर एक्यूमुलेट होता है, अगर इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गया ये। द बेस्ट the best long term solution for kidney failure is to transplantation of the kidney. The damaged kidney is removed and the matching kidney donated by the healthy person is transplanted in its place by a surgical operation. If a kidney transplant is not possible due to some reason, then the patient with kidney failure is treated periodically on a kidney machine by a procedure called dialysis. ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर क्या हो जाए, अगर किडनी फेल हो गई है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म जो परमानेंट सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन करवा दीजिए किडनी की। कैसे होगी ट्रांसप्लांटेशन सर, किडनी को मैच करना पड़ेगा सामने वाले इंसान की। ठीक है, डोनर और रिसिपिएंट दोनों की किडनीज को मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किडनी एक्यूमुलेटाइजेशन कर लेती है, वहां पे सर्वाइव कर जाती है, तो वो इंसान चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि पेशेंट को किडनी मिलती ही नहीं है मैचिंग वाली, अपनी खुद की मैचिंग वाली किडनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांटेशन होना मुश्किल हो जाता है बहुत। ठीक, और ट्रांसप्लांटेशन अगर नहीं हो रहा तो क्या प्रोसीजर है हमारे पास, हमारे पास फिर प्रोसीजर आया था सर डायलिसिस का। किडनी मशीन पे हमें पेशेंट को रखना पड़ता है। ठीक है, उससे क्या होती है, उसकी डायलिसिस होती है, ब्लड फिल्टर होता है उससे। ठीक है, देखिए डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा, डायलिसिस क्या है। Dialysis, the procedure used for cleaning the blood of a person by separating the waste substance urea from it is called dialysis. ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, एक प्रोसीजर है जिसमें आपको ब्लड को क्लीन करना है। ठीक है, सेपरेट करना है ब्लड में से सब्सटेंस को, जो कि यूरिया है आपका,
ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम डायलाइसिस। ठीक है जी, ठीक है, बढ़ते आगे देखिए। This is the diagram of dialysis machine, the principle of the kidney dialysis machine। ठीक है, क्या होता है देखिए, ये यहाँ पे आर्टरी है, ये यहाँ पे वेन है, ये किसी का हैंड है पेशेंट का। ठीक है, आर्टरी में से क्या कर रखा है, पंप टू पुश ब्लड थ्रू द डायलाइसर। ठीक है, आर्टरी में से पूरा ब्लड कहाँ जा रहा है, डायलाइसर में। ठीक है, ये डायलाइसिस मशीन है, इसमें पूरा ब्लड जा रहा है। अब ये क्या है, डर्टी ब्लड जा रहा है आपका। ठीक है, डर्टी ब्लड इसमें जाएगा। डर्टी ब्लड जाने के बाद जो ट्यूब्यूल्स थे ना हमारे, पीसीटी पढ़ा था हमने, डीसीटी पढ़ा था, लूपोफेनल पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके साइड में एक और ट्यूब चल रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रही है। वही प्रोसीजर यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल तरीके से बना रखा है। ठीक है, इस ट्यूब में से जाएगा डर्टी ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर का ग्रेडियंट। क्या है यहाँ पे, प्रेशर ग्रेडियंट है यहाँ पे। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो सब्सटेंस हार्मफुल है वो निकल के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और जो यूजफुल सब्सटेंस है वो रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। हार्मफुल सब्सटेंस निकल के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और ये यूजफुल है वो रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहता है पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, और फिर जो प्योर ब्लड होता है उसको दोबारा देखिए, क्लीन ब्लड जो है, यहाँ से ब्लड आपका क्लीन हो जा रहा है और इसको दोबारा बॉडी में एंटर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका डायलिसिस के बारे में। ठीक, इस चैप्टर में हमारा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक्सक्रिएशन हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट था, जो हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पर, और भी चैप्टर आएंगे। अगला चैप्टर आपका जो आने वाला है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, 4 पार्ट में हमने कवर करा है इसको। अगर आपने और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, तभी ये पार्ट आपको यूजफुल लगेगा, अदरवाइज आप लिंक नहीं कर पाओगे इस पार्ट को। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। ठीक, अगली वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, और बने रहिएगा चैनल पे। अगला चैप्टर हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू एवरीवन।